हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम को कवर करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस थ्योरम की हेल्प से बेसिक्स ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब कि कूलम्स लॉ को भी ट्राई करके हम लोग देखेंगे। और इसमें तीन बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका एरिया वेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे, और दूसरा हम जानेंगे एक नई चीज है आपके सिलेबस की, दैट इज योर सॉलिड एंगल, और तीसरा हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास यहाँ पे एक एरिया है, एक सरफेस एरिया है। अगर हमें इसका एक अपना पर्सनल मैग्नीट्यूड होगा, भाई इतनी लेंथ, मतलब किसी सर्कुलर चीज का अगर एरिया निकाल रहे हैं तो इसका एक मैग्नीट्यूड आएगा कि एक नंबर में हमें वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसका वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, एरिया वेक्टर, तो हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कि नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज योर एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल वेक्टर या सॉरी आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को ऊपर रखते हैं डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो एरिया वेक्टर यहां से क्या निकल के आएगा, n टाइम्स a। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। आगे न्यूमेरिकल करते वक्त हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि एरिया वेक्टर अगर हमें निकालना होगा किसी भी सरफेस का, तो सिंपली हम उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वही हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। फिर बात आती है सॉलिड एंगल की। अगर बात करें एंगल की, तो बेसिक अगर देखा जाए तो सर्कुलर वे में क्या होता है कि अगर एक सर्किल है, उसका सेंटर O है और रेडियस R है और एक S लेंथ की आर्क है, और एंगल हमारा कितना है, थीटा। तो बहुत ही पॉपुलर बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज योर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तो सिंपली सर्कुलर है, रिंग की तरह है। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो वहां पे जो एंगल सेंटर पे वो सबटेंड करेगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज योर सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और हम देख सकते हैं कि ये इतना सॉलिड पोर्शन है, तो यहाँ पे आर्क की बजाय एक एरिया सबटेंड करेगा। यहाँ पे हम आर्क सिंपली नहीं काट सकते क्योंकि वो पॉइंट हो जाएगा, और ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो लीनियर नहीं लेना हमको। यहाँ पे क्या है, पूरा एरिया आएगा। जब हम एंगल मिलाएंगे सेंटर से, तो एंगल मान लिया हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल वी विल हैव अ इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, और रेडियस आपका ये है। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है कि हम लोग एक नई चीज ऐड किया है यहाँ पे कि डी ओमेगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी कि रेडियस का स्क्वायर हम लोग लेते हैं यहाँ पे केवल रेडियस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपली इंटीग्रेशन क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स को अगर हम सम कर दें तो वो क्या बन जाता है आपका इंटीग्रेशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब कि इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया को अगर हम सम कर देंगे, मतलब डीए का समेशन हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा तो ए, और वही एरिया हमारा किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल को अगर हम सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एंगल मिल जाएगा। और अगर हम एंगल की बात करें तो ओमेगा कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि डीए कितना आया है, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ओमेगा की वैल्यू हमें ये क्लियर हो गई, कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई स्टेरेडियन। क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी हमारी 4 पाई स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या है, हमारे सॉलिड एंगल की यूनिट है। इसे आप लोग एकदम क्लियर कट नोट कर ले पहले। अब हम लोग यहां से जानेंगे कि व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। अगर जनरल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कोई एक पर्टिकुलर चीज कितनी क्वांटिटी में पास हो रही है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर सरफेस एरिया। अब देखिए, तो ये हमारा कोई एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कोई शीट है, प्लेन शीट है, और ये इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस है जो लेफ्ट से राइट जा रही हैं। इसके बीच में हमने रख दिया, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके एक यूनिट सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस
पास हो रही हैं तो दैट विल बी योर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर सरफेस एरिया विल बी योर मैग्नेटिक फ्लक्स। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देन number of electric line of forces passing through any particular surface area will be called as your electric flux. Electric flux is represented by the letter phi e। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि E इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्योंकि आगे अभी आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो छोटा सा एक नोटेशन लगा देते हैं ताकि क्लियर रहे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है, आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, बाउंडेड इंटीग्रल। ठीक है, कि E डॉट डी ए मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब एक चीज आप लोगों ने क्लास 11th में ये चीज पढ़ी होगी कि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मतलब अगर ए डॉट बी वेक्टर फॉर्म में है तो उनको स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग देख सकते हो E डॉट डी ए विल बिकम E डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्या है, हमारे कांस्टेंट है, तो ये इनको यहाँ पे लाके हमने रख दिया बाहर, और इंटीग्रेशन ए का इंटीग्रेशन है। वही बात फिर से आ गई कि इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट का अगर आप समेशन करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx कर रहे हो तो आपको x मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ p कर रहे हो, dp कर रहे हो तो p मिलेगा। तो इसी तरह से dA का हमें a मिल गया, तो हमारा एक फॉर्मूला बनके सामने आ गया, दैट इज योर EA cos थीटा। अब बात आती है कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी भी सरफेस जहां पे भी एरिया वेक्टर आपको फाइंड करना हो, उस सरफेस के सिंपली परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड दैट विल बी ऑब्वियसली योर एरिया वेक्टर। तो इतना आप लोग जरा नोट करें पहले। तो अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे स्पेशल केसेस के बारे में, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है और ये क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इस प्लेट से कितना फ्लक्स होकर गुजर रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो हमें फॉर्मूला बेसिक पता है, फाई ई इज इक्वल्स टू EA cos थीटा होता है। थीटा यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि हमारा ये प्लेट ऐसे है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है। और अगर हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्लेट ऐसे रखी है, दैट मींस कि ऐसे रखी हुई है, तो हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये मतलब कि हमारा एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये है दोनों परपेंडिकुलर, मतलब कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। cos 90 सब जानते हैं कितना होता है, 0। तो EA × 0 मतलब यहाँ पे टोटल फ्लक्स हमको कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। फिर बात आती है हमारे, अगर हमारा थीटा 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, -1। दैट मींस कि हमारा फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स। इतनी चीजों को आप लोग नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम कहती है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब कि टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज क्या है ये आगे हम लोग जानेंगे जब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग कूलम्स लॉ को ड्राइव करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, एक चीज और जानने वाली है, बार बार मैं इस चीज को मेंशन कर रहा हूं, एक चीज और जानने वाली है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आप लोगों को आना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, इसे नोट करें आप लोग।
अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, मतलब कि कूलम्स लॉ के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। q क्या था, एक चार्ज था जिसकी वजह से हमें एक r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी थी। अब देखते हैं इसे हम लोग गॉस थ्योरम से ड्राइव करके मान लेते हैं कि q चार्ज है। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज रेडियल एंड आउटवर्ड। तो हमें मान लेते हैं किसी r डिस्टेंस पे, सेंटर से इसके r डिस्टेंस पे हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी p पॉइंट पर। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली समझोगे कि एरिया इंक्लोज्ड क्या होता है, मतलब सॉरी चार्ज इंक्लोज्ड क्या होता है। तो जहाँ पे भी पूछेगा हमें अच्छी तरह से पता है कि हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ से ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी। तो एक पूरा हम इसको क्या मान लेंगे, एक स्क्वायर मान लेंगे भाई, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, तो इससे इतना फ्लक्स निकल रहा है बाहर की तरफ। ठीक, ये काम कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इस P पॉइंट पे क्या है एरिया वेक्टर का हाल। तो मैंने क्या बताया है एरिया वेक्टर के बारे में कि सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया।